कर्नाटक सरकार जो विधानसभा में ये बिल पास किया है, कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट्स बिल 2024, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि जो हिंदू धर्म मतावलंबी धार्मिक जगहों पर जाते हैं और जो दान पेटी में दान करते हैं, वो उस मंदिर के संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के लिए करते हैं। और मैं यहाँ तक देखता हूँ कि जैसे इन्होंने लगाया है कि 1 करोड़ से ऊपर वालों पर 10% लगाएंगे और 10 लाख से 1 करोड़ के ऊपर 5% लगाएंगे, तो जब इतनी आय वाले अगर ये मंदिर हैं तो वहां पर सरकार ने या तो साइन बोर्ड बना रखा है या किसी एसडीएम या डीएम को वहां पर पोस्ट कर रखा है या तहसीलदार को, तो वहां पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी है और उस पैसे का उपयोग मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, वेतन देने के लिए, पुजारियों के लिए, प्रसाद के लिए आदि होता है। इस प्रकार का बिल ला करके ये मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण करने के लिए लाए हैं, जैसा अक्सर कर्नाटक सरकार नकाब वगैरह पे अपने आदेश दे करके करती रहती है। तो इस तुष्टीकरण से देश बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, अन्य धर्म के इस प्रकार के स्थानों पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। तो मैं से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से औरंगजेब ने जजिया लगाया था या उसके पहले दिल्ली सल्तनत ने जजिया लगाया था, तो उस प्रकार के का ये टैक्स है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसा वो केवल मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और उनके तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। और इस समय सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट या तुष्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे बयान दिए जा रहे हैं। सर, कुछ टाइम से कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रोड्स पर आकर के भी ये कह रही है कि बीजेपी के द्वारा उनके जो अकाउंट्स हैं उसे सीज किया जा रहा है, सो दैट इलेक्शन के जस्ट पहले ऐसी चीजें हो रही हैं ताकि वो इलेक्शंस ना लड़ पाए। पूरी तरह स्वतंत्रता है उनको, चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी उम्र 25 साल हो, पागल और दिवालिया ना हो और उसको 2 साल की सजा ना काटा हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है। इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं, ये हमेशा अपना काम करती हैं। सरकार अलग है और संवैधानिक संस्थाएं अलग है और पार्टी अलग है। सर, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ही अलग कंडीशन हो रखी है। अभी कल वहाँ पर कुछ लोग इंजर्ड हो गए, एक की शायद डेथ भी हो गई है, तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो काफी क्रिटिसाइज हो रही है। किस तरह से आप लोगों का कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा आगे? गवर्नमेंट क्या कुछ प्लान कर रही है? मैं किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि मांगों के और भी तरीके होते हैं अपनी बात कहने के। प्रधानमंत्री जी हमेशा डायलॉग में विश्वास करते हैं। जो हमारे सीनियर मंत्री जाते हैं वो प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पर जाते हैं। कल ही 25 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का भाव बढ़ा करके 430 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ कि एक मुश्त 1 कुंटल पर 25 रुपए बढ़ाया गया है। और गन्ना उत्पादक किसान कई राज्यों में होते हैं, उनके खातों में आज समझ लीजिएगा कि कितना सारा पैसा अपने आप भविष्य में आने वाली फसल कटने पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। कोई हरी टोपी लगाकर ही किसान की संवेदनशीलता का परिचय नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दुगना करने का जो 2025 तक कहा, वो निश्चित तौर से हो रहा है। और वो जब परंपरागत खेती छोड़ के किसान ड्रिप या तो अपनी लागत कम करें या भाव दुगना हो, तो भाव दुगना नहीं हो सकता है, ना फसल दुगनी हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, सुअर पालन के द्वारा, मधुमक्खी पालन द्वारा, ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी के द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन की सब्सिडी के द्वारा, इसके अलावा नैनो यूरिया के एक ही बैग में 45 रुपए की, एक केवल बैग में 45 रुपए की बचत और डीएपी के केवल एक बैग में लगभग 600 रुपए की बचत, ये बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। और इसके अलावा एमएसपी हर साल बढ़ रही है। इसके अलावा जितने भी किसान धरने पे बैठे हैं, 5 किलो गेहूं चावल भी उनके घर में आ रहा होगा। अगर मकान नहीं हुआ होगा तो मकान प्रधानमंत्री ने दिया होगा, शौचालय दिया होगा, गैस का सिलेंडर दिया होगा, आयुष्मान कार्ड से उनका पात्रता रखने पर 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का इलाज हो रहा होगा। इसके अलावा सौभाग्य योजना की बिजली आई होगी और उज्ज्वला का सिलेंडर आया होगा। और इन्हीं किसान भाइयों के घर में अगर किसी बच्चे ने स्वनिधि में लोन लिया होगा तो वो पाए होंगे, मुद्रा योजना का लोन पाए होंगे और विश्वकर्मा योजना का भी लाभ हो रहे होंगे। तो जो 80 करोड़ 5 किलो गेहूं चावल प्रधानमंत्री जी द्वारा निःशुल्क ले रहे हैं, आने वाले 5 साल मिलेंगे, उसमें किसानों के भी बच्चे और किसान भाई खुद पा रहे हैं। तो ये राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आंदोलन न करें, ऐसा मेरा हाथ जोड़ के उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन
एक बार सोने से पहले जरूर सोचें कि यूरिया के लिए मारपीट हुआ करती थी, लाठीचार्ज होता था, तो नीम कोटेड करते इस समस्या को हल किया था। रेलवे मंत्री ने रैक दी है, फर्टिलाइजर मंत्री पर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडवी जी ने डीएपी और यूरिया की कमी नहीं आने दी है। तो 90% स्प्रिंकलर और ड्रिप में छूट दी जा रही है। पशुपालन में अलग से विभाग बनाया गया है, क्योंकि पशुपालक कोई शहर के आदमी नहीं होते हैं, पशुपालक किसान ही होते हैं, ये उनकी पैरेलल इकोनॉमी होती है। तो पहली बार मोदी जी ने ब्लू रिवोल्यूशन करके मछली पालन के लिए बढ़ावा दिया। फिर प्रधानमंत्री जो मत्स्य पालन योजना है वो लागू है। रीअक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम से मछली पालन हो रही है, बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है, निर्यात भी हो रही है। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि झींगा मछली के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि जब से मोदी सरकार के 10 साल ये आए हैं, किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त 30,000 रुपए उनके खाते में आ चुके होंगे। चाहे 1 इंच भी जमीन उनकी खतौनी में कृषि वाली भूमि होगी तो ये आ रहा होगा। फसल बीमा करके ओले पाले, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से होने वाले नुकसान को भी बचाने का काम किया है। तो ये राजनीति से प्रेरित ना हो, बहकावे में ना आए। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल किसानों के लिए स्वर्ण युग है। सर, इंडिया अलायंस बीच में ऐसा लग रहा था कि बिखर जाएगा। नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन अभी जो सीट शेयरिंग का मामला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो काफी हद तक सुलझता नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं आप, और क्या इंडिया अलायंस से कोई खतरा बीजेपी को है? नहीं, खतरा नहीं। मैं बहुत पहले यूपी के संदर्भ में बोलूंगा। इस चाणक्य जी ने बहुत साल पहले एक बात कही थी कि ये कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके खिलाफ बाकी राजा, दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभ ही, बहुत अच्छा शब्द दे रहा हूं मैं, दुरभ संधि और दुरभ गठबंधन किया करेंगे। इन गठबंधनों का हस्त सुनिएगा। आपके जन्म से पहले 1977 में जनसंघ का मर्जर हुआ था, गठबंधन नहीं। मर्जर और पैक्ट में बहुत फर्क है। मर्जर हुआ था, दीपक चुनाव चिन्ह बुझा दिया गया था, लेकिन एक प्रधानमंत्री फेल हो सकते हैं। 2 प्रधानमंत्रियों के बावजूद भी केवल 27 महीने सरकार चली। मुरारजी भाई स्वर्गीय और चौधरी चरण सिंह जी। फिर राष्ट्रीय स्तर पर 1989 में ऐसे ही नेतृत्वविहीन, सिद्धांतविहीन गठबंधन हुआ। वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर जी मिलाकर के 16 महीने चले। फिर ऐसा ही गठबंधन एक 1996 में हुआ, तो देवगौड़ा साहब और गुजराल साहब लगा करके 16 महीने चले। उत्तर प्रदेश में 1993 में गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, जिसमें बहन जी के हिस्से में 4 महीने मुख्यमंत्री सिपाही और मुलायम सिंह जी और बहन जी मिला के 16 महीने। पिछला गठबंधन बहुत खतरनाक था यूपी का, हमारा तो डर निकल चुका है, जिसमें सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जो आज नहीं है। और मैं बड़े दिल से बहुत सी बातें कह देता हूं कि बहन जी में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी, और अखिलेश यादव में। और उस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में 63 हमारे एमपी आए, 2 एनडीए के आए, ठीक है। और अमेठी से राहुल गांधी जी हारे। इस बात को आप जरूर छपवाइएगा या दिखवाइएगा, जो मैं आप कहने जा रहा हूं कि जो सैफी परिवार है, मुलायम सिंह जी के परिवार ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं की टॉप 5 जो यादव मुस्लिम बाहुल ने उनको चुना। एक साहब आजमगढ़ गए, एक कन्नौज गए, एक बदायूं गए, एक मैनपुरी गए, एक फिरोजाबाद गए। उनमें से 3 लोग चुनाव हार गए बहन जी से 1.5 लाख 2 लाख वोट लेने के बावजूद। वो तो अब गठबंधन है नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अक्षय यादव जी फिरोजाबाद हारे, डिम्पल यादव जी कन्नौज हारी और धर्मेंद्र यादव जी बदायूं हारे। केवल मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी जीत पाए। उस सीट को छोड़ा जब अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़, उसमें बाई इलेक्शन में हमने जीत ली, और रामपुर हमने बाई इलेक्शन में जीत ली। तो ये जो इंडी गठबंधन हो रहा है, बाकी नेताओं के ना तो एडमायरर हैं यूपी में, ना वोटर हैं, और दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। तो यूपी में आने वाले चुनाव में जब सपा बसपा के गठबंधन का, अब ममता जी का यहाँ कोई वोट नहीं है, ये भय भगदड़ और भ्रम की स्थिति मोदी जी की लोकप्रियता से हो रही है। तो एक रिवाज है, कानून नहीं है, कि पानी का जहाज जब डूबता है तो कप्तान भागता नहीं है। लेकिन आजकल प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले कई कप्तान लोग भाग रहे हैं, और भय भगदड़ भ्रम की पॉलिटिक्स पैदा हो रही है। ज्वाइन कराने में हमारे पास समय नहीं है, इतने लोग ज्वाइन करा रहे हैं। नीचे बूथ स्तर के नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, सबका स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन ये जनता ने आजकल ठंड में तापते हुआ वो अलाव होता हो, मैं उस पर बहुत खड़ा होता हूं। अघाने पे आजकल एक चर्चा लेमेन करता है
कि एक दूसरे को गाली देने वाले लोग आपस में क्यों मिल रहे हैं। ऐसा मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से गाली देने वाले लोग साथ में हैं। अगर ये गठबंधन करेंगे तो हम 80 करोड़ लोग जो 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं, हम 4 करोड़ लोग जिनको शौचालय मिला है, हम 33 करोड़ लोग जिनका आयुष्मान कार्ड बना है, हम 12 करोड़ लोग जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, हम 11 करोड़ लोग जिनको उज्ज्वला मिल रही है, हम लोग भी आपस में एक गठबंधन करेंगे, क्रॉस द कास्ट, क्रॉस द रिलीजन, क्रॉस द पार्टी लाइन, और मोदी जी को एक रक्षा कवच देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।